नमस्कार दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की कहानी। तुम्हारे और जयंत के बीच क्या चल रहा है? सीधे और सपाट शब्दों में मालिनी ने पूछा। एक पल के लिए नव्या का चेहरा सफ़ेद हो गया। उसे इस प्रश्न की उम्मीद नहीं थी। कुछ देर कमरे में सन्नाटा छाया रहा, जो शायद तूफान से पहले की खामोशी का संकेत था। थूक निगलते हुए नव्या बोली, मैं और जयंत एक दूसरे से प्रेम करते हैं। नहीं, एक घुटी सी चीख मालिनी की अधरों से निकल पड़ी। वह आशावीन थी कि शायद नव्या इनकार करेगी, पर उसकी स्वीकारोक्ति से वह थरथरा उठी। अंधकार में भविष्य की ओर बेटी के बढ़ते कदमों से उसका अंतर्मन असीम वेदना से करा उठा। अनायास ही पुरानी स्मृतियों ने अंगड़ाई ली और मालिनी अपने विवाह का जोड़ा और तस्वीरें लेकर बैठ गई। गहरी सांस लेते हुए वह सुर्ख साड़ी को धीरे धीरे सहलाने लगी। कोमल एहसास अचानक ही चुभन में तब्दील हो गए। उसने झटके से साड़ी एक ओर रख दी और एल्बम उठाकर पन्ने पलटने लगी। एक एक तस्वीर बीते पलों को सजीव कर हृदय को कचोटने लगी थी। धुंधलाती निगाहों से जब और तस्वीरें दिखनी बंद हो गई तो उसने उन्हें भी एक ओर सरका दिया। अपने कंधे पर जाने पहचाने स्पर्श के एहसास से उसने पीछे मुड़कर देखा। नव्या थी, उसकी बेटी। माँ, फिर वही सब। कितनी बार आपको कहा है, क्यों आप इन चीज़ों को खोल कर बैठ जाती हैं? जिन यादों से दिल दुखता है, क्यों आप उन्हें बार बार कुरेदती हैं? क्यों नहीं इन्हें हमेशा के लिए दफन कर देती? काश इन्हें दफन करना इतना आसान होता, कहकर मालिनी आंसू पोंछती हुई उठ खड़ी हुई। सुबह उठकर मालिनी कॉलेज के लिए तैयार थी। आज उसे कुछ जल्दी पहुंचना था। वह इंटर कॉलेज में शिक्षिका थी और आज वार्षिक परीक्षा के संदर्भ में मीटिंग थी। नव्या को कुछ हिदायतें देकर वह घर से निकल गई। नव्या अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी थी और अब मालिनी को अपनी लाडली बेटी के लिए एक अच्छे जीवन साथी की तलाश थी। अपनी सहकर्मी मिसेस सक्सेना के कहने पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत शेखर से मिलकर वह काफ़ी प्रभावित हुई थी। उसके माता पिता से मिलने का निर्णय ले वह कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकली ही थी कि उसकी नज़र सामने के रेस्टोरेंट से निकले एक युगल पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा और अपने आप में ही बुदबुदाई, ये तो नव्या है। पर उसके साथ जयंत, हाँ जयंत ही तो है। नव्या के साथ काम करने वाली नव्या की सहेली मीनम का पति। पर ये दोनों एक साथ। मीनम के बिना वह कुछ और सोच पाती। तब तक दोनों कार में बैठकर उसकी नज़रों से ओझल हो चुके थे। नव्या जिस अंदाज से जयंत के साथ बैठी थी, उसे देख मालिनी के दिमाग में ढेरों प्रश्न कौंध गए थे। अचानक ही किसी अनहोनी की आशंका से उसका हृदय कांप उठा। अपनी बेचैनी को नियंत्रित करते हुए उसने घर का दरवाज़ा खोला और बैग एक और पटक वह सोफे पर लुढ़क गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी शक्ति निचोड़ ली है। शरीर बेजान प्रतीत होने लगा। तो क्या नव्या भी वही गलती करने जा रही है? क्या मालिनी की कहानी एक बार फिर शुरू हो जाएगी? कब से भटक रही है वह? क्या मिल पाया है उसे? जो उसका था वह भी खो दिया। उसने सारे रिश्ते नाते पल भर में बिखर गए। घृणा, नफरत, जिल्लत, बदनामी, यही सब तो पाया था उसने एक परछाई के पीछे भागते हुए। जब होश आया तो चेतना जागी और अपने छत विछित अस्तित्व के साथ उसे अपना शहर, अपने लोग, दोस्त, परिचित सबको छोड़ मुंह छिपाना पड़ा था। नव्या के कदमों की आहट से उसने खुद को संभालने का प्रयत्न किया। माँ, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों लेटी हैं? तबीयत तो ठीक है आपकी? करीब बैठ माँ के माथे पर हाथ रखते हुए चिंतित स्वर में नव्या बोली। बदहवास होती दिल की धड़कनों को काबू करते उसने नव्या से प्रश्न किया, नव्या, मैं जो पूछूंगी सच बताओगी? कैसी बात कर रही है माँ? आखिर बात क्या है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? तुम्हारे और जयंत के बीच क्या चल रहा है? सीधे और सपाट शब्दों में मालिनी ने पूछा। एक पल के लिए नव्या का चेहरा सफ़ेद हो गया। उसे इस प्रश्न की उम्मीद नहीं थी।
कुछ देर कमरे में सन्नाटा छाया रहा, जो शायद तूफान से पहले की खामोशी का संकेत था। थूक निकलते हुए नव्या बोली, मैं और जयंत एक दूसरे से प्रेम करते हैं। नहीं, एक घुटी सी चीख मालिनी के अधरों से निकल पड़ी। वह आशावीन थी कि शायद नव्या इनकार करेगी, पर उसकी स्वीकारोक्ति से वह थरथरा उठी। अंधकार में भविष्य की ओर बेटी के बढ़ते कदमों से उसका अंतर्मन असीम वेदना से कर्रा उठा। पर जैन तो विवाहित है। गहरी पीड़ा से भर वह बोली, मैं जानती हूँ। नव्या ने भावविहीन स्वर के साथ संक्षिप्त सा उत्तर दिया। क्या वह मीनम से संबंध विच्छेद कर तुमसे विवाह करेगा? नहीं, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस उसका प्यार और साथ चाहिए। मालिनी के सीने में घुमड़ते बवंडर से अनजान नव्या ने बेतकल्लुफी से स्पष्ट किया, प्यार और साथ ये तो वह मृग मरीचिका है जिस तक तुम कभी पहुंच नहीं पाओगी नव्या। गहरी सांस भरते हुए मालिनी बोली, जिस राह पर तुम्हारी माँ चली, आज तुम भी उसी मुहाने पर खड़ी हो। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? विस्फुरित नेत्रों से नव्या मालिनी को देखती रह गई। क्या पापा पहले से विवाहित थे? आश्चर्य से नव्या ने पूछा। हाँ, क्या आप पहले इस सच से परिचित नहीं थी? जानती थी, पर उनके प्रेम में अंधी हो आग में हाथ जला बैठी थी। हाँ, हाथ ही तो जला था मेरा, केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करते समय। तब सुमित तुम्हारे पापा, जो कि रिसर्च कर रहे थे, हमारे प्रैक्टिकल की क्लास लिया करते थे, उन्होंने ही थामा था उस समय मेरा हाथ की जलन तो उन्होंने शांत कर दी थी, पर जो आग मेरे हृदय में भड़क उठी थी उसे नहीं बुझा पाए थे वो। दिन रात उनका ख्याल मुझे बेचैन किए रहता। मैं उन्हें जितना परे झटकती, उनका अक्स उतना ही करीब आ मुझे झंझोड़ जाता। स्वयं को असहाय पा एक दिन उनके सामने मैंने अपने हृदय के उद्गार आवरणहीन कर दिए थे। विस्मय से देखते रहे थे वह मेरी ओर, फिर गंभीरता से बोले, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं विवाहित हूँ। गहरा आघात लगा था मुझे। यह सुनकर कुछ दिन मैं खामोश रही। उनके दूर दूर रहने का असफल प्रयास भी किया, पर सब व्यर्थ था। मेरा मन किसी विष बेल की तरह उनके इर्द गिर्द लिपटा जा रहा था। एक रोज मैं स्वयं को उनके किंचित दूर करती तो दूसरे रोज मैं उनके और नज़दीक पहुंच जाती। बेबस हो मैंने फिर उनके समक्ष अपने हाथ फैला दिए, सिर्फ उनका प्यार और साथ पाने की चाहत में। यहीं पर कोई भी पुरुष हो कमज़ोर पड़ जाता है। शायद पुरुष का प्रकृति प्रदत्त नैसर्गिक स्वरूप है कि वह अपनी तरफ बढ़ते किसी स्त्री के कदमों को चाह कर भी नहीं रोक पाता। उनकी पत्नी का आकंठ में डूबा प्रेम और अटूट विश्वास भी उनके चारों ओर वह रक्षा कवच नहीं बना पाया था जो मुझे उनके साधिन्य और स्नेह के स्पर्श से दूर रख पाता। मैं उनके प्रेम को अंगीकार भविष्य की कालिमा से बेखबर हो वर्तमान के सतरंगी इंद्रधनुषी सपनों में खो गई थी। मैं मूर्ख उस वक्त यह भी नहीं समझ पाई कि किसी के हरे भरे आसियाने में सेंध लगाकर उसे रौंद कर मैं अपनी खुशियों का महल कैसे बना पाऊंगी। किसी के दाम्पत्य की नींव हिलाने के फेर में मैं स्वयं ही अपने लिए गड्ढा खोद रही हूँ। पल दो पल के साथ निगाहों से बरसती रोमानियत और उनके स्नेहिल स्पर्श को ही मैं अपनी जिंदगी समझने लगी थी। शायद यही एक नवयौवना का दुर्बल पहलू है कि वह एक प्यार भरी दृष्टि पाने के लिए विवेक शून्य हो जाती है। अपनी अस्मिता, अपना भविष्य सब हृदय के वशीभूत हो दांव पर लगा बैठती है। यही वह दौर था जब मेरे सोचने समझने की शक्ति विलुप्त हो गई थी। छुपते छिपाते मिलने और उनका इंतजार करने में मैं स्वयं को खासा रोमांचित महसूस करती थी। उनकी बाहों का घेरा मुझे अंदर तक बसंत बहार का एहसास दे जाता था। स्नेह स्नेह उनका प्रेम मेरे चेहरे की लालिमा में बढ़ोतरी करने लगा। स्वयं को आईने में निहार निहार कर मैं खुद से ही शर्माने लगी थी। उनके प्रेम की सुगंध मेरे तन मन में पूरी तरह व्याप्त हो चुकी थी। और जब एक दिन मुझे अपने वजूद के भीतर एक और अस्तित्व का एहसास हुआ तो जैसे आसमान से गिर पड़ी थी मैं। मेरे पांव तले की ज़मीन खिसक गई थी। दिन का चैन और रातों की नींद दोनों ही कपूर की तरह उड़ गए थे। अजीब अजीब सी भयानक आकृतियाँ मुझे भयभीत करने लगी। समाज, परिवार, दोस्त, लोक लाज, सबका डर सताने लगा था मुझे। जब इस वस्तु स्थिति के विषय में सुमित को बताया तो मौन बैठे रहे थे। बहुत देर तक तुम इसे अटकते हुए उन्होंने कहना चाहा था। सिहर उठी थी मैं। नहीं नहीं, मैं अपने प्रेम की निशानी को ख़त्म नहीं करूँगी। इसमें उस मासूम जान की क्या गलती है। फिर आनन फानन में ही अपने कुछ मित्रों की उपस्थिति में
हमने विवाह की रस्म निभा ली थी, जबकि हम दोनों ही जानते थे कि यह अर्थहीन है। विवाह के बाद मेरे परिवार में जैसे हड़कंप मच गया। किसी विवाहित पुरुष से विवाह, अरे हमारी इज्जत का नहीं तो कम से कम अपने भविष्य का तो ख्याल किया होता। एक शादीशुदा पुरुष प्यार और ऐशो आराम भले ही दे दे, पर मान सम्मान और सुरक्षा का एहसास नहीं दे सकता। यदि अपनी मर्जी से ही विवाह करना था तो चुनाव तो सोच समझ कर करना चाहिए था। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा हमें। जानती हो, किसी शादीशुदा आदमी से जुड़ी दूसरी औरत को किस संबोधन से पुकारा जाता है। आगे के शब्द भले ही भैया के मुंह से नहीं निकले थे, पर मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह बहने लगे थे। सालों से पाली पोसी में लाडली बेटी पल भर में सबकी वितर्षणा का कारण बन गई थी। हर कोई अछूत की तरह मुझे अपने से दूर छिटक देना चाहता था। घर में भाभी अपनी बेटी को मेरे साये से भी दूर रखने लगी थी कि कहीं मेरे व्यक्तित्व के कीटाणु उसे भी संक्रमित न कर दे। जल्दी ही सुमित ने मेरे लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था कर दी थी, जहाँ कुछ ही घंटे वह मेरे करीब होते थे। उन पलों में भी उनसे दूर होने का खौफ मुझ पर छाया रहता था। अब मैं चलता हूँ कोमल, मेरा इंतजार कर रही होगी। अपनी पत्नी के लिए कहे गए उनके शब्द मेरे हृदय को, मेरे वजूद को तार तार कर देते थे। कभी जी चाहता था कि उन्हें अपने आप से दूर नोच नोच कर फेंक दूं, तो कभी पागलों की तरह उन्हें अपने आलिंगन में कसकर जकड़ लेती थी। साथ तो मुझे उनका ठीक से मिल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे प्रेम भी दम तोड़ता नजर आने लगा था। उनकी पत्नी का स्नेह, उनका परिवार उन्हें वापस अपनी ओर खींचने लगा था। मेरी पकड़ दिन भर दिन ढीली पड़ती जा रही थी। इधर मेरे विचारने की दिशा में भी परिवर्तन हुआ और मैं किरण की मनोस्थिति का अनुमान लगाने लगी। कितना आहत होता होगा उसका हृदय, यह सोचकर कि एक दूसरी औरत उसके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर उसके पति की अंक साहिनी बन गई है। और भी न जाने कितनी बातें सोचते सोचते मुझे खुद से ही घिन आने लगी। कितनी स्वार्थी हो गई थी मैंने बस अपने दिल की चाह देखी। खैर, कोमल तो पराई थी। मैं तो अपने जन्मदाताओं के हृदय की पीड़ा को भी नहीं समझ पाई, जो आज मेरे कारण स्वयं को लोगों के बीच कितना अपमानित महसूस करते हैं। उनकी वर्षों की प्रतिष्ठा को मैंने अपने एक कदम से ही धूल दूषित कर दिया था। अपनी गलती पर पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचा था, पर प्रायश्चित करूं भी तो कैसे। भयंकर मानसिक तनाव के तहत एक रात अपनी जिंदगी के अंधेरे साए के साथ मैंने वह शहर छोड़ दिया था। अपने गंतव्य से अनजान मैं एक ट्रेन में बैठ गई। हालांकि मन के एक कोने में यह डर भी था कि यह कदम किसी और गहरी खाई की ओर न ले जाए। पर इत्तेफाक कहे या मेरे किसी अच्छे कर्म का फल कि उस ट्रेन में मुझे मेरी बचपन की सहेली सुलक्षणा मिल गई, जो मुझे अपने साथ यहाँ इस शहर में ले आई। नितांत अनजान लोगों के बीच जिन्हें मेरे बीते हुए कल से कोई सरोकार नहीं था। समाज में खुद को रहने लायक बनाए रखने के लिए मुझे विधवा का झूठा चोला पहनना पड़ा और तुम्हें भी इसी भुलावे में रखा कि तुम्हारे पिता एक दुर्घटना में हमें छोड़कर हमेशा के लिए चल बसे हैं। अपने अतीत के पन्ने पलटते पलटते मालिनी हाँफने लगी। फिर कुछ क्षण रुक कर बोली, अप्रत्यक्ष रूप से देखने में सुनने में तो जो आज मेरी जिंदगी शांत और व्यवस्थित है, पर अब भी उन पलों में व्यथित हो उठती हूँ जब किसी स्त्री को गर्व से मांग में सिंदूर सजाए हुए देखती हूँ। हुक उठती है एक ऐसी औरत को देखकर जो किसी की विवाहित के संबोधन से स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है, जिसे अपने बच्चों से पिता के विषय में झूठ नहीं बोलना पड़ता, जिनके पास हर रिश्ता है, तीज त्योहार उत्सव हर मौके पर अपने लोग आसपास होते हैं। वैसे तो आज हमारा समाज काफ़ी आधुनिक हो गया है, पर आज भी ऐसे संबंधों की समाज में कोई जगह नहीं। यदि अब भी किसी को मेरे गुजरे हुए कल के विषय में पता लग गया तो उनके मन मस्तिष्क में मेरे लिए घृणा के सिवा कुछ शेष नहीं बचेगा और लोगों की नकारात्मकता प्रतिक्रिया से तुम्हें भी अपना जीवन कलुषित प्रतीत होने लगेगा। नेहा, तुम पढ़ी लिखी और समझदार हो, साथ ही आत्मनिर्भर भी। अपने निर्णय स्वयं करने का अधिकार है तुम्हें, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी जो तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी को नासूर बना दे। माली ने प्यार और सांत्वना भरे स्पर्श के साथ कुछ पल नव्या के कंधे पर हाथ रखा
और फिर धीमे कदमों से अंदर कमरे में जा निढाल हो बिस्तर पर लेट गई। उसका संपूर्ण तन मन अतीत की असहनीय पीड़ा से कर्रा उठा था। उधर नव्या अपने जन्म और माँ की जिंदगी से जुड़े इस पहलू से परिचित हो हतप्रभ बैठी थी। स्वयं को संयत करने में उसे घंटों लग गए। घर में एक अजीब सा सन्नाटा व्याप्त हो गया। दोनों की पूरी रात इसी खामोशी में बीत गई। अगली सुबह नव्या ने खिड़की से पर्दा सरकाया तो सूरज की रुपैली किरणें उसके मुखमंडल पर छितर उसे दमकाने लगी थी। वहाँ रात्रि के अंधकार की मलिनता का कोई अंश शेष न था। उसका चेहरा अपूर्व शांति और लिए गए निर्णय के प्रभाव से देदीप्यमान हो रहा था। मालिनी की निगाहों से झांकते हुए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उसने मालिनी का हाथ अपनी दोनों हथेलियों के बीच समेट जो कुछ कहा, उसे सुनकर मालिनी का हृदय इस सुखानुभूति से आह्लादित हो उठा था कि उसने गहरे भंवर की ओर बढ़ते अपनी बेटी के कदमों को पहले ही थाम लिया और फिर एक नाजायज़ औलाद होने से बच गई। नहीं तो आज फिर नव्या नाजायज़ संबंध बनाकर नाजायज़ औलाद को जन्म दे देती, जो भारतीय समाज में स्वीकार्य नहीं है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।